न्यू ईयर नाइट के ऊपर एक लड़की, एंजेला नामी लड़की, जो कि अरमगान ने बुलाई हुई थी। अरमगान उस लड़की के साथ फिजिकली इंगेज किया और उस एंगेजमेंट की डिटेल्स उस लड़की ने मुस्तफ़ा आमिर के साथ शेयर की। एक और लड़की जिसका कि कराची की एक बड़ी बाअसर फैमिली के साथ ताल्लुक़ है। मुस्तफ़ा और अरमगान के जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं वो भी अरमगान से ज़रा थोड़ा सा पीछे हट गए थे क्योंकि असले का शौकीन था। ये वो दिन था जब अरमगान ने अपने घर से पुलिस की पार्टी के ऊपर फायर खोल दिया। वालिद के मुताबिक वो एक सॉफ्टवेयर हाउस चलाता है, कॉल सेंटर नहीं बल्कि ये एक फिशिंग सेंटर था। जियो फेंसिंग के जरिए मुस्तफ़ा आमिर की जो लास्ट लोकेशंस मिली, साइबर क्राइम के जरिए वो पैसे बटोर रहे थे बाहर की दुनिया के लोगों से। जिन लोगों को इस केस की बुनियादी इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं पता, उनको भी एक आइडिया हो कि ये केस है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद इमरान खान, आप और हम इकट्ठे हैं डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, जिसने के पूरे पाकिस्तान के ऊपर एक जमूद की सी कैफियत तारी कर दी है। हर पाकिस्तानी इस केस से मुताल्लिक हर रोज़ मुख्तलिफ नए नए पहलू देख रहा है जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशंस आगे जा रही हैं। इस केस में बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए एज एन इंडिविजुअल, एज अ फैमिली, एज अ यूनिट और एज अ कौम सामने आई हैं जिनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस केस की थोड़ी सी डेवलपमेंट्स आपके सामने एक साइन ऑफ वो रखते हैं, रिकैप रखते हैं, ताकि आप जिन लोगों को इस केस की बुनियादी इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं पता, उनको भी एक आइडिया हो कि ये केस है क्या। मुस्तफ़ा आमिर जो कि अरमगान का दोस्त था, अरमगान और मुस्तफ़ा दोनों नशे की लत में भी मुब्तला थे। मुस्तफ़ा कहीं से ये मुबैना तौर पर रिसोर्स किया करता था, ये ड्रग्स जो कि वो दोनों मिल के कंज्यूम करते थे और मुस्तफ़ा ही उसका प्राइम सोर्स था अरगमान तक ये ड्रग्स पहुंचाने का। या अरगमान मुस्तफ़ा से लिया करता था मुबैना तौर पे। अब हुआ क्या, जो न्यू ईयर नाइट है, न्यू ईयर नाइट के ऊपर अरमगान जो कि एक अपेरेंटली उसके वालिद के मुताबिक वो एक सॉफ्टवेयर हाउस चलाता है। उसके दोस्त शिराज जो कि जो प्राइम सस्पेक्ट है, प्राइम मुलजिम है, उसका साथी भी है कत्ल के अंदर, तशद्दुद के अंदर, वो कहता है कि ये कॉल सेंटर था। और इन्वेस्टिगेशन के अंदर ऐसी चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि ये कॉल सेंटर नहीं बल्कि ये एक फिशिंग सेंटर था, जो कि कॉल सेंटर की शक्ल में, कॉल सेंटर की आड़ में, फिशिंग एक ऐसा अमल है जिसके अंदर लोगों को कॉल्स करके फाइनेंशियली उन्हें डैमेज किया जाता है। धोखे से उनके पैसे उनके अकाउंट से डिजिटली उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। साइबरली उसको इंटरनेट के ज़रिए उनके पैसे उनके अकाउंट से निकाल लिए जाते हैं, उनकी मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ जाके, और उनको इसका पता भी नहीं लगने दिया जाता, या उनको कुछ और सिमत में चलाया जाता है और उनसे उनके ओटीपी लेके वो उसमें से उनके अकाउंट में से पैसे निकाल लेते हैं। ऐसी मुबैना तौर पे एक्टिविटीज़ भी उस घर में हो रही थी, जिस घर में मुस्तफ़ा को इब्तदाई तौर पे तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद उसको उसी की गाड़ी के अंदर डाल के नज़र आतिश कर दिया गया। ये मुस्तफ़ा 6 जनवरी को अपने घर से निकला था। जब वो ना आया तो 6 और 7 को फिर उसके वालिद पुलिस के पास गए एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। 11 जनवरी को मुस्तफ़ा की गाड़ी जो कि कराची से अगर आप 48 किलोमीटर की हदूद से बाहर निकलें तो टूवर्ड्स बलूचिस्तान वो गाड़ी एक खुश्क नदी के अंदर पाई गई, जो कि एक मुकामी किसान या चरवाहे ने देखी और पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। पुलिस ने वहाँ से वो डेड बॉडी रिसीव की। उसके बाद उन्होंने वो ईदी सेंटर में जमा करा दी। ईदी सेंटर ने 4 दिन तक इस अपने कवायद व ज़वाबित के मुताबिक 4 दिन तक उन्होंने इंतज़ार किया कि लवाहिकीन में से अगर कोई राब्ता करता है इस नामालूम डेड बॉडी का तो उसके हवाले की जाए। लेकिन जब कोई ना आया तो उन्होंने 16 जनवरी को उस डेड बॉडी को, उस जस्त खाकी को मुस्तफ़ा आमिर के सपुर्द खाक कर दिया अपने ही कब्रिस्तान के अंदर। अब 24 जनवरी को अरमगान, जिसने मुबैना तौर पे अमेरिका के वर्चुअल नंबर के ज़रिए मुस्तफ़ा की वालदा को कॉल करके 2 करोड़ तावान की रकम मांगी और उसने डाइवर्ट किया पुलिस को और मुस्तफ़ा की फैमिली को, ताकि वो इस कत्ल की सोच ही उनके जहन में ना आए और वो डाइवर्ट रहें, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी इस सिमत में ना जा सके। जब यहाँ पे अगवा बराए तावान का एलिमेंट आया, एक हीनियस क्राइम है, तो फिर कन्वेंशनल पुलिस से इसकी इन्वेस्टिगेशन लेके
कराची की एलीट पुलिस को दी गई। और फिर उन्होंने जब जियो फेंसिंग की तो जियो फेंसिंग के ज़रिए मुस्तफ़ा आमिर की जो लास्ट लोकेशंस मिली, उन लोकेशंस के ऊपर जब छापा मारा गया फरवरी के महीने में 9 फरवरी को, तो ये वो दिन था जब अरमगान ने अपने घर से पुलिस की पार्टी के ऊपर फायर खोल दिया। और ये तकरीबन 3 से 4 घंटे ये मज़ाहमत जारी रही। उसके बाद अरमगान को गिरफ़्तार किया गया। मुबैना तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि अरमगान ने वो जो फ़िशिंग का डाटा था, जिसके अंदर साइबर क्राइम के ज़रिए वो पैसे बटोर रहे थे बाहर की दुनिया के लोगों से, वो डाटा उन्होंने रिकॉर्ड्स उसका ज़ाया किया है ताकि पुलिस के हाथ वो ना लग जाए। उसके बाद जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती गई, इसके अंदर नए नए पहलू आते गए और हमें पता लगा कि ये न्यू ईयर नाइट का असल मसला था, जिसमें कि रंजिश जिसकी वजह से बनी। न्यू ईयर नाइट के ऊपर एक लड़की, एंजेला नामी लड़की, जो कि अरमगान ने बुलाई हुई थी, मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कॉल गर्ल थी और अरमगान और मुस्तफ़ा और बाकी दीगर लोग नशा करके अरमगान उस लड़की के साथ फिज़िकली इंगेज किया और उस इंगेजमेंट की डिटेल्स उस लड़की ने मुस्तफ़ा आमिर के साथ शेयर की। मुस्तफ़ा आमिर और एंजेलिना उसका मजाक उड़ाते रहे। फिर अरमगान ने गुस्से में आके, जो कि नशा यूज़ कर करके, नशा कंज्यूम कर करके वाकई दिमागी तौर पे हिल चुका था, उसने उस लड़की को भी तशद्दुद का निशाना बनाया, अल्टीमेटली डराया, धमकाया और उसके बाद इस शर्त पे जाने दिया कि तुम पुलिस को रिपोर्ट नहीं करोगी। उस लड़की के ब्लड सैंपल्स भी अरमगान के घर कारपेट से मिले हैं, जिनको का डीएनए के लिए भिजवा दिया गया। यहाँ से ये मसला शुरू हुआ। अब एक और लड़की, जिसका कि कराची की एक बड़ी बाअसर फैमिली के साथ ताल्लुक़ है, नाम जोड़ा जा रहा है, और माशा, उसका नाम है माशा, जो कि मुस्तफ़ा आमिर की दोस्त थी और इसकी दोस्ती फिर अरमगान के साथ भी हो गई और अरमगान माशा को पसंद करने लगा, कहा जा रहा है। और मुस्तफ़ा ने अरमगान की वो कारस्तानी, वो जो कि मुस्तफ़ा को एंजेलिना नामी लड़की ने बताई थी, वो जो फिज़िकल इंगेजमेंट की डिटेल्स थी, वो मुस्तफ़ा ने माशा को भी बता दी और माशा और मुस्तफ़ा दोनों मिलके अरमगान को छेड़ते भी रहे। ये वो मेल्टिंग पॉइंट था जहाँ पे अरमगान की जो वुंडेड मैनली इमोशन था, सेंटिमेंट था, मैस्कुलिनिटी थी, वो बहुत हर्ट हुई और उसने उस दिन तय किया कि वो अब मुस्तफ़ा आमिर को मर्डर करेगा। मुस्तफ़ा के जो दोस्त हैं, मुस्तफ़ा और अरमगान के जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, वो भी अरमगान से ज़रा थोड़ा-सा पीछे हट गए थे, क्योंकि उसकी मेंटल स्टेट ऐसी थी कि वो लड़ता रहता था, असले का शौकीन था। तो हर बच्चा जो है, एलीट क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म के नशों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, नशे कंज्यूम करते हैं, ड्रग्स कंज्यूम करते हैं। बट इस तरह की फ़नेटिक सूरत हाल या स्टेट ऑफ माइंड हर एक पे नहीं आती, जो कि अरमगान पे आ चुकी थी। अब अरमगान वो शख्स है, वो बच्चा है, जो है तो छोटी ही एज का, 24 साल का नौजवान है, लेकिन उसने पैसा बहुत ज़्यादा कमा लिया था और उस पैसे के कमाने के ऊपर जो उसको पजीराई उसके अपने बाप की तरफ से मिलती थी, उस पजीराई की वजह से वो एक अनटचेबल किस्म की कैफियत के अंदर चला गया था। वो पाकिस्तान में रहते हुए कराची, जो कि वैसे ही कराची में माफिया का बहुत ज़्यादा असर और रसूख है, लोगों की थॉट प्रोग्रामिंग के अंदर माफिया जो है वो बड़ा डोमिनेटिंग और बड़ी बड़ी आइडियल किस्म की चीज़ है। नौजवान लोग बड़ा प्रिविलेज महसूस करते हैं अपने साथ पिस्तौल लगा के फिरना या अपने आप को किसी गैंग के अंदर शामिल करके रखना। तो अरमगान उसकी एक जीती जागती तस्वीर बन गया। ही वॉज अ मूविंग टेरर, मशीन गन्स के साथ, ऑटोमेटिक हथियारों के साथ मूव करता था, गार्ड्स रखता था, फिशिंग के ज़रिए पैसा कमा रहा था। ये सारी सूरत हाल जो है वो हमारे सामने आती है। अब यहाँ पे टेक अवेज़ क्या हैं? टेक अवेज़ ये हैं कि आप अगर रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हैं, तो कभी अपने बच्चों पे उनको सोने का निवाला खिलाएँ, लेकिन उनको शेर की आँख से भी देखें। और ड्रग्स की कंज़म्पशन के हवाले से अगर किसी भी किस्म का आपको शक पड़ता है, तो उनको आप टाइम दीजिए। पैसा कमाना, लाइफ़ बनाना, घर बनाना, ज़िंदगी के लिए मराहतें इकट्ठी करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपकी औलाद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता। और यही किया
अरमगान के बाप ने कामरान असगर कुरैशी ने, जो कि सिंगर भी हैं, और वो मौसूफ जब भी टीवी के ऊपर आते हैं तो उनकी मेंटल डिस्टेबिलिटी को समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नफ्सियाती माहिर नहीं होना चाहिए, जो कि उनकी कैफियत, उनकी बातें सुन के अंदाज़ा लग जाता है, फौरी तौर पे पता लग जाता है कि ये बंदा भी ड्रग अब्यूज़ के अंदर कहीं इन्वॉल्व है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ, अगर आप उनकी ड्रग सैंपलिंग कराएँ तो आपको भी कुछ ना कुछ नमूने मिल जाएँगे। अच्छा, फिर ना सिर्फ ये, बल्कि टीवी के ऊपर वो बैठ के वो अभी भी अपने बेटे की वो जो पैसा कमाने की वजह से, हलाल का या हराम का, फ़िशिंग के ज़रिए या सॉफ्टवेयर हाउस के ज़रिए, वो पैसा कमाने के लिए जो मैस्मरेशन है, बाप अपने बेटे की मैस्मरेशन से बाहर नहीं आ रहा। तो वहाँ पे, यहाँ पे इकबाल का एक शेर मेरे ज़हन में आ रहा है, वो कहते हैं कि मैं उनके बज़्म इशरत से काँप जाता हूँ, जो घर को छोड़ के दुनिया में नाम करते हैं। यानी कि मैं उनकी वो जो महफ़िल के अंदर लेविशली टाँग पे टाँग रख के, ये अरमगान के वालिद जैसे लोग जब टाँग पे टाँग रख के कहते हैं कि वो प्यारा बच्चा इतने पैसे कमाता था, ही मेड हिज़ ग्रेट फॉर्च्यून हिमसेल्फ, और वो लोग उससे जेलस हैं, इस किस्म की बातें करते हैं। तो ये आप मतलब जस्ट इमेजिन उस बाप की ज़हनी कैफ़ियत, जिसको ये एहसास नदामत ही नहीं है कि उसने अपने बेटे को किस किस्म का इंसान कन्वर्ट कर दिया, बना दिया है, जो कि एक बेहतरीन इंसान भी हो सकता था। दूसरी चीज़ जो टेक अवे हमारे सामने आता है कि ये, अब इमेजिन कीजिए वो सीन जब अरमगान मुस्तफ़ा आमिर के ऊपर, कुर्सी के ऊपर बांध के उसको तशद्दुद कर रहा होगा, वो लोहे के रॉड के साथ, ड्रग्स करने के बाद उसकी टांगें उसने तोड़ी, उसके हाथ उसने तोड़े, उसके जिस्म के और हिस्सों के ऊपर उसने मारा, शदीद तशद्दुद किया। वो किस एक्सटेसी को, किस एन्जॉयमेंट को, वो किस प्लेजर को ड्राइव कर रहा होगा ड्रग्स करने के बाद पर्टिकुलरली। और ये हो सकता है उसकी जो उसकी जो साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है, उसके अंदर ये जो आजकल पुरतशद्दुद गेम्स हैं, बच्चे घर घर में खेलते हैं, मोबाइल्स के ऊपर खेलते हैं, टैब्स पे खेलते हैं, मार धाड़ वाली, गोलियों वाली, वो उन गेम्स का भी साइकोलॉजिकल कुछ इम्पैक्ट उस बच्चे के ऊपर आया हो। तीसरा टेक अवे ये है कि पैसा इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन पैसे के ऊपर आपने ऐसा ईमान नहीं लेके आना कि आपकी औलाद अगर हराम या हलाल, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस सेग्रीगेशन, पैसा कमाना शुरू कर दे तो आप उसको बस तालियां मारते रहें। ना ही आपने ऐसा सिंबल बन के दिखाना है, क्योंकि वैनिटी फेयर एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड होती है कि जिसके अंदर आपकी हर चीज़ काबिल सेल होती है। आपकी इज्जत है, आपकी प्रेस्टीज है, आपकी आपकी ईमानदारी है, आपकी सच्चाई है, आपकी हर चीज़ काबिल सेल होती है वैनिटी फेयर में। हमें वो वैनिटी फेयर नहीं बनाना अपनी सोसाइटी को। गो कि हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे लीडरों ने सरमायादारी को जिस तरह से अडॉप्ट किया है दीन के तौर पे, और पैसे की सुप्रीमेसी को अनसेड मैनर के अंदर जैसे खुदाई तस्लीम कर लिया गया, हमने तस्लीम नहीं करना। वो इकबाल का एक शेर आपके खिदमत में अर्ज करता हूँ, कहते हैं, अभी तक आदमी सैदे ज़बूने शहर यारी है। मतलब ज़बानी जमा खर्ची है बस अभी तक, कैदी है अपनी ज़बान का, अपने शऊर के वज़ाइफ बयान कर रहा है, फ़ज़ाइल बयान कर रहा है। अभी तक आदमी सैदे ज़बूने शहर यारी है, क़यामत है कि नौए इंसान की शिकारी है। इंसान इंसान का शिकार कर रहा है। और फिर एक जगह उन्होंने, इकबाल ने फरमाया कि तुम्हारी तहजीब आप अपने खंजर से खुदकुशी करेगी, जो शाखे नाजुक पे बनेगा आशियाना नापायदार होगा। अपने घर की बुनियाद ऐसी नापायदार ना बनाइए, ऐसी नाजुक शाख के ऊपर ना बनाइए जहाँ पे आपका मुस्तकबिल, आपके मरने के बाद जिन्होंने आपके डीएनए को, आपकी ब्लड लाइन को चलाना है, आपकी औलाद, वो इस किस्म की इंसानी सूरत में रहते हुए जिंदा, जीता, जागता, सांस लेता दरिंदा बन के माशरे के अंदर दूसरी जिंदगियों को तकलीफ पहुंचाए। अहमद इमरान खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की बात।